हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एडिक्शंस। तो यार आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, उसके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज पहले दिन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा गया है। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है सब चीज का, है ना। इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, माइक्रो, मैक्रो, है ना, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये चार टाइप के इकोनॉमिक्स है, इन सबको डिटेल में पढ़ना है, पढ़ेंगे हम। और ये जो इकोनॉमिक्स है ये एग्जाम में पूछता है इन सब के बारे में, तो आप इसको अच्छे से सुनना, लिख के नोट कर लेना, आपको याद हो जाए। फिर इकोनॉमी क्या होती है, और हमारी इकोनॉमी में तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ये चैप्टर फर्स्ट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको याद रखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स से। जैसा हमने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ रखा है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। तो स्टैटिस्टिक्स में भी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के बारे में कि आखिर इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे पीपल्स जो है, कैसे सोसाइटी, पीपल या फिर इकोनॉमिक एजेंट्स लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, है ना, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि हमें कुछ भी काम करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा काम करने के लिए, तो रिसोर्स कहलाता है वो। ठीक है, कोई काम करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है तो वो रिसोर्स हो गया। जैसे कि वाटर, हमारा सनलाइट, या फिर हमारी कुछ भी पैसे, टाइम, ये सब कुछ रिसोर्स है। तो रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होते, रिसोर्स हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। तो उस लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके जो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स है, पीपल्स है, वो अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। हमारे वांट्स यानी कि हम चाहते हैं बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड चाहते हैं, हमें सब कुछ मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। उस स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी की बुक में लाइन लिखा है, ये आपके पढ़ लेते एक बार। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो सेम चीज इसमें बता रहा है थोड़ा डिटेल में। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो पीपल और सोसाइटी है वो स्केयर रिसोर्सेज यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि आगे चलकर खत्म हो सकते हैं, उनका कैसे यूज करते हैं, जिसका ऑल्टरनेटिव यूज है। अब रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज भी होता है। जैसे मान लो कि कोई किसान है, कोई फार्मर है, उसके पास एक जमीन है, उस जमीन पर वो चावल भी उगा सकता है, गेहूं भी उगा सकता है, और भी बहुत सारे टाइप के फसल्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनको उगा सकता है। तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसे क्या करना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब कि एक ही चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, एक ही इस रिसोर्स का बहुत सारे वे में यूज हो सकता है, तो हमें वे चूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस commodities, ठीक है, that satisfy their wants and distribute them for कंजप्शन अमंग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप इन द सोसाइटी। ठीक है, तो हमारी ये लाइन भी सेम वही बात बता रही है कि ये जो हमारे इकोनॉमिक्स है इसमें हम स्टडी करते हैं कि लोग कैसे अपने एम्प्लॉयज के रिसोर्सेज को, अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। और रिसोर्सेज का भी ऑल्टरनेटिव यूज होता है, यानी कि एक रिसोर्स का आप बहुत सारा यूज कर सकते हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है उस रिसोर्स के साथ। जैसे कि आपके पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन में पढ़ाई भी कर सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, है ना, एंटरटेनमेंट भी ले सकते हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस रिसोर्स का आपको क्या यूज करना है। तो उसी स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब पढ़ते हैं हम जो इकोनॉमिक्स था, चार टाइप के होते हैं इकोनॉमिक्स। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ने वाले हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या होता है, तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मार्केट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इकोनॉमिक एजेंट है, इकोनॉमिक एजेंट कौन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एजेंट हैं वो लोग, इसमें हम स्टडी करते हैं हर एक इकोनॉमिक एजेंट की, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की बिहेवियर की। ठीक है, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट है मार्केट में, उन हर एक इकोनॉमिक एजेंट का बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है,
for different goods and services and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individual demand and supply in these market. तो हम स्टडी तो कर रहे होते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर के, अब उनके बिहेवियर में क्या आता है, तो उनके बिहेवियर में होता है गुड्स एंड सर्विसेज को हम फिगर आउट करते हैं कि उनकी जो प्राइस है, क्वांटिटीज है गुड्स और सर्विस की, वो कैसे डिटरमाइन होती है। ठीक है, यानी गुड्स और जो सर्विस मिलती है हमें मार्केट में, उनका प्राइस और क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और उसको कैसे पता करेंगे, इंटरेक्शन कर करके इंडिविजुअल की डिमांड और सप्लाई से, है ना। इंडिविजुअल्स की हम देखेंगे कि डिमांड कितनी है, वो सप्लाई कितना कर रहे हैं, और उससे हम इसको फिगर आउट कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि लोग कैसे इसको गुड्स और सर्विस की प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इन दिस वी स्टडी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्राइस थ्योरी एंड यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये ना पूरे सेपरेट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या कब आता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्राइस थ्योरी क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है। तो ये सब कुछ एक सेपरेट चैप्टर है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सम ऑफ इम्पोर्टेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहला है हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड इन द मार्केट, यानी कि आप जो भी गुड्स मार्केट से खरीदते हो, टेबल कुर्सी या फिर सब्जी, कुछ भी वेजिटेबल्स, तो ये सब कुछ जो इनका प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है मार्केट में। ठीक है, ये आप पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब डिटरमाइन करते हैं तो कैसे करें, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करके ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेता है, तो उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो वो कैसे डिटरमाइन करें, उसको कब ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। फिर व्हाट विल बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर का कितने लेवल तक वो प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। हाउ प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम, देखो जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आते हैं उसी तरीके से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आएंगे जब उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो ये सब कुछ हम परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में पढ़ेंगे। मार्केट बहुत सारे टाइप की होती है, ये आप अलग चैप्टर में, एक सेपरेट चैप्टर इसका, उसमें पढ़ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग है कि हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के बिहेवियर को स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे माइक्रो था, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटे स्तर पे कोई लेवल पे हम काम करते हैं, माइक्रो हो गया। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, कुछ बड़े लेवल पे कुछ ज्यादा चीजें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो आप इसमें इकोनॉमिक, अपने इकोनॉमी का पूरा मिला करके स्टडी करते हो, उसमें आप इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे थे, इसमें आप एज अ होल, यानी कि यहाँ पर जितने भी हमारे इकोनॉमी में एजेंट्स है उन सबको मिला करके जब आप स्टडी करते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, इसमें हम किस पे फोकस करते हैं, इन दिस वी फोकस आवर अटेंशन ऑन एग्रीगेट मी लेवल सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल। तो यहाँ पर हम क्या, किस पे अटेंशन देते हैं, एग्रीगेट पे। एग्रीगेट मतलब कि ढेर सारी चीजों को मिला करके जो चीज बनती है वो हो गया एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक इंडिविजुअल था, इसमें सारे इंडिविजुअल को मिला करके स्टडी कर रहे हैं तो एग्रीगेट पे स्टडी करते हैं। जैसे कि टोटल आउटपुट, ठीक है, इकोनॉमी में टोटल कितना आउटपुट बन रहा है, कितने गुड्स टोटल प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विस। एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट हमारा एक एग्रीगेट है, पूरी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट आप देखते हो ये एग्रीगेट में आ गया। प्राइस लेवल यानी कि गुड्स एंड सर्विस का क्या प्राइस लेवल है इकोनॉमी में, वो भी एग्रीगेट है। ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो आप, ये 12th क्लास में है ना। 11th क्लास में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन 12th क्लास में आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज लेना है, बाकी इसको डिटेल में जो चैप्टर्स हैं वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। इन मैक्रो विद दीज एग्रीगेट मेजर आर डिटरमाइन एंड हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट्स मेजर चेंज ओवर टाइम। तो अभी हम जो एग्रीगेट पढ़ा जैसे कि टोटल आउटपुट, तो टोटल आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे पता करेंगे कितना है, प्राइस लेवल कैसे पता करेंगे, और ये जो है चीजें चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो वो कैसे पता करेंगे। तो ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कितना आउटपुट हो रहा है, टोटल आउटपुट। हाउ इज द टोटल आउटपुट डिटरमाइन, ये टोटल आउटपुट हमने कैसे डिटरमाइन, कैसे निकाला। हाउ डज द टोटल आउटपुट ग्रो ओवर टाइम, टोटल आउटपुट कैसे बढ़ सकता है टाइम टू टाइम। आर द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी
फुल्ली एम्प्लॉयड, क्या हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज हो रहे हैं सही से? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे रीजन क्या है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट आखिर हो क्यों रहा है? ठीक है, और प्राइस जो है वो बढ़ क्यों रहा है, वाई डू प्राइस राइज? तो ये सब कुछ आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, यानी कि एग्रीगेट सबको मिला करके जब आप पढ़ते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, आप 11th क्लास में सिर्फ माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसको ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। तो डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शंस को हम पढ़ रहे होते हैं, अभी देखो आपको अच्छे समझ में आएगा। इट डील्स विद द थिंग्स इन द एक्चुअल एज दे आर। कोई भी सिचुएशन है उसमें वो एक्चुअली क्या है, यानी कि अभी की जो भी सिचुएशन उसको हम पढ़ते हैं, तो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखो और अच्छे समझो, स्टडी द फैक्ट्स विच कैन बी वेरीफाइड। ये ऐसी स्टडी करता है फैक्ट्स की जो कि वेरीफाइड हो सकते हैं। से एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आता है इसमें। इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, ठीक है, जैसे कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, भले ये बात नेगेटिव है लेकिन इसको पॉजिटिव बोलोगे क्योंकि इसमें आप सिर्फ सिचुएशन को, फैक्ट को पढ़ रहे हो कि क्या है, तो इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। प्राइजेज आर राइजिंग, प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि प्राइसेस आर राइजिंग। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्लियर होगा। चलो देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर द डिफरेंट मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट। इसमें जो डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन है वो डिजायरेबल है, सही है या नहीं है, वो डील करते हैं हम। इसमें हम एक्चुअल सिचुएशन को ना देख करके आइडियलिस्टिक सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें आइडिया लगाते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, इसमें वेरीफाई नहीं हो सकता स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल सब समझो इसको ध्यान से, कि इंडिया में जो है वी शुड कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। हमें अपनी ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। जहां पर शुड दिख गया, जहां पर चाहिए, वो आ गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी कि आप इसमें चेंज करना चाहते हो। तो कोई भी चीज पहले से जो जैसी उसके बारे में बात करो तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना। जैसे कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है तो इसमें आपने कुछ बोला नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने सिंपल डेटा दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो, प्राइस शुड नॉट राइज, यहाँ पर प्राइस राइज हो रहा था वो फैक्ट था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि प्राइस को बढ़ाना नहीं चाहिए, राइज नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम फैक्ट्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। इसको अच्छे से याद करना, एग्जाम में पूछा कोई भी एग्जाम्पल से आपको एमसीक्यू में, कि क्या ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। सिंपल सा है, अगर जहां पे शुड दिख जाए तो नॉर्मेटिव होगा, क्योंकि शुड यानी कि आप चाहते हो, है ना। शुड वुड इस टाइप का अगर लगता है इंग्लिश कि आप उसमें करना चाहते हो या ये चेंज होना चाहिए, तो ये सब कुछ आएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव में अगर सिर्फ फैक्ट्स आपको दिख रहा है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ वहां पर लिखा हुआ है फैक्ट्स के बारे में कि ये इतना है ये इतना है, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी थोड़ा सा अलग है। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो, इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, और उस प्रोड्यूस हुए गुड्स और सर्विस से पीपल अपनी अर्निंग करते हैं। ठीक है, लिविंग के लिए, है ना। लिविंग के लिए जब पीपल अपनी अर्निंग करते हैं प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विस के लिए, और उस सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमी में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द चॉइस ऑफ यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स। जैसा हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स स्टडी है और इकोनॉमी प्रॉब्लम है। ठीक है, इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उसको किस तरीके से हम चॉइस करें ताकि हमारी लिमिटेड वांट्स से लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स कंट्रोल हो पाए। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम किससे हुई, है ना, कॉजेज क्या है इसके? तो कॉजेज है तीन। सबसे पहला है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ये प्रॉब्लम हुई क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है, लोगों की चाहत बहुत ज्यादा है, लोग बहुत सारी चीजें चाहते हैं, उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना।
फिर स्कैरसिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो कम है, वो लिमिटेड है, वो आगे चल करके खत्म भी हो सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, या सारे जो रिसोर्सेज हैं ये आगे चल करके खत्म हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके से यूज करना होगा कि वो जल्दी से खत्म भी ना हो और हमें बेनिफिट भी मिलता रहे, हमारी वांट भी सेटिस्फाई हो। और जो भी रिसोर्स है उसका ऑल्टरनेटिव यूज है, जैसा कि मैंने बताया कि फार्मर के पास जो लैंड जमीन है उसमें वो बहुत सारे काम कर सकता है, तो उसको चॉइस करना पड़ेगा कि वो क्या कौन सा काम करे। तो ये तीन कॉजेज हैं हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी में मेजर तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम अलोकेट कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को, पता कर रहे होते हैं कौन सा रिसोर्सेज कैसे यूज करना है, ठीक है। तो उसको जब हम करते हैं तो हमारे पास तीन प्रॉब्लम क्रिएट होकर के आती है, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, तीसरी प्रॉब्लम, ठीक है। इन तीनों को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एज वी नो दैट ईच सोसाइटी हैज अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज दैट हैव alternative use, also every economic agent has to face the problem of allocation of resources। तो देखो यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक एजेंट है उनको पता है ना, हमें भी पता है कि हमारी जो बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है और वो भी ऑल्टरनेटिव यूज है। तो हर एक इकोनॉमिक एजेंट को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो प्रोडक्शन करते हैं, है ना, गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो तीन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, ये तीन प्रॉब्लम। तो इन तीन प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स में सबसे पहला फर्स्ट प्रॉब्लम आता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। तो इसको याद रखना, इसका पूरा नाम व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, समझो ध्यान से, एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विस इट विल प्रोड्यूस। तो हर एक सोसाइटी को पता करना पड़ेगा कि उसको कितने गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना है ना, कितने पॉसिबल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना है वो उसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज में। तो एग्जाम में कोई भी एक लाइन उठा करके दे देगा, पूछा है कौन सी प्रॉब्लम है, तो आपको बताना होगा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज या फिर सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस है, ठीक है। वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग और टू हैव मोर ऑफ लग्जीरियस गुड्स। आपको ये भी पता करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग को ज्यादा प्रोड्यूस करना है या फिर लग्जरी गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना है। ये हमारी इकोनॉमी में डिसीजन लेना होता है, ठीक है। फिर वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चर गुड्स और टू हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि क्या एग्रीकल्चर गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करें या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये सारा कुछ वर्ड टू प्रोड्यूस में ही आता है। वेदर टू यूज मोर रिसोर्सेज इन एजुकेशन एंड हेल्थ और टू यूज मोर रिसोर्सेज इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। क्या हमें एजुकेशन पर ज्यादा रिसोर्सेज लगाने चाहिए, हेल्थ पर ज्यादा रिसोर्सेज लगाना चाहिए या फिर मिलिट्री सर्विस में ज्यादा रिसोर्सेज लगाएं। वेदर टू है बेसिक एजुकेशन और मोर हायर एजुकेशन, हमें बेसिक एजुकेशन पे ज्यादा रिसोर्स खर्च करना चाहिए या फिर हायर एजुकेशन पे, ठीक है। वेदर टू हैव मोर ऑफ कंजप्शन गुड्स और टू हैव इन्वेस्टमेंट। तो हमें गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि मशीनरी लाओ और प्रोडक्शन को बढ़ाओ। तो क्या हमें सिर्फ कंजप्शन पे ध्यान देना चाहिए या फिर से हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, जैसे कि मशीन खरीद करके, जो कि हमारी प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा और कंजप्शन को भी कल को, ठीक है। तो ये आता है व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। सिंपल लैंग्वेज में व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है और कौन कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स को प्रोड्यूस करना है। और बाकी ये सब लाइन आपकी बुक की लाइन है, एनसीईआरटी की, जिसको आपको एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार और पढ़ लेना और इस लाइन को अपनी नोटबुक में नोट कर लो, नोट्स बना लो, मैं इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। अब इन गुड्स को हम किस तरीके से प्रोड्यूस करें, ठीक है। गुड्स को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। देखो, एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ विच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो हर एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें जितनी भी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करना है तो कौन से रिसोर्सेज का यूज करके वो प्रोड्यूस करें, ठीक है। वेदर टू यूज मोर लेबर, क्या हमें लेबर का यूज करके प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर मशीन्स का यूज करके प्रोडक्शन करना चाहिए। लेबर का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं तो उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं, और मशीन का यूज करते हैं तो उसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबर
यानी कि आप किसी कारीगर को रख लेते हो, किसी वर्कर को, उससे काम करवाते हो, उसको सैलरी देते हो, ये थोड़ा हमें लो कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। और मशीन्स में बहुत महंगी महंगी मशीन आती है करोड़ों की, उससे जब आप काम करते हो तो उसको कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, है ना, वहां पे आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। विच ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू अडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए जो अभी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसमें से हमें एक रिसोर्स टेक्नोलॉजी को उठा करके यूज करना होगा। तो ये चीजें आती है हमारी, हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेबर से प्रोड्यूस करवाएं या फिर कैपिटल मशीन से यूज करके प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये सब होता है हाउ आर दिस गुड्स टू प्रोड्यूस। थर्ड एंड लास्ट सेंटर प्रॉब्लम हमारी, फॉर हुम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस, किसके लिए हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। सबसे पहला क्या था, क्या गुड्स प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में करें। सेकेंडली था हमारे पास कैसे करें उस गुड्स को प्रोड्यूस। थर्ड है हमारे पास किसके लिए करें, तो हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो गए हमारे, अब उसको कौन कंज्यूम करेगा, किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, ये भी हमारा इसमें आता है, ठीक है। हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकोनॉमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब इसमें ये लाइन भी आती है कि कैसे हम वो प्रोड्यूस हुए गुड्स को हर एक इकोनॉमी के इंडिविजुअल तक पहुंचाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें। हु गेट्स मोर एंड हु गेट्स लेस, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, ठीक है, ये भी हमें सोचना होगा। वेदर और नॉट टू इंश्योर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी, हमें क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन रखना चाहिए इकोनॉमी में। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि उनका अमाउंट मिनिमम सबको मिल जाए, ठीक है। कुछ दवाइयां होती हैं जिसका लो प्राइस होता है ताकि उसको सारे लोग कंज्यूम कर सके, है ना, गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेदर और नॉट एलिमेंट्री एजुकेशन है बेसिक हेल्थ सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फ्रीली फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी, क्या हमें फ्री सर्विस देनी चाहिए, जैसे कि जो बेसिक एजुकेशन है क्या उसे फ्री रखना चाहिए, बेसिक हेल्थ सर्विसेज है क्या उसे फ्री रखना चाहिए, ये सब कुछ हमारा आएगा फॉर होम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस में, ठीक है। हर एक इकोनॉमी को ये सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, तभी हमारा देश चल पाता है अच्छे से, ठीक है। ये तीनों फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना, फिर हमारा था हाउ आर दिस गुड प्रोड्यूस, एंड हमारा फर्स्ट था इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस। ये तीनों चीजें अच्छे से डिसाइड करनी होती है, तभी हमारी इकोनॉमी अच्छे से रन कर पाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें हम टू गुड्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, दो गुड्स किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना। जिसने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा वह पढ़ लेना जा करके, मैंने उसकी वीडियोस बना दी, यहाँ पे मैं लगा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर मैं लगा दूंगा जिसमें हम नेक्स्ट पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को इंट्रोडक्शन का पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछता है, चैप्टर फर्स्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके मिड टर्म एग्जाम में, टेस्ट में या फिर फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ना ना भूलना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।